पुनर्जन्म एक ऐसा रहस्य है जो बहुत से लोगों के लिए एक अनकही बात है, लेकिन वही 70 से 80% लोगों के लिए वाकई में वो लोग इसे सच्ची घटना मानते हैं। अब ये तो सबको अंदाजा लगाना होगा कि पुनर्जन्म अगर नहीं होता तो इंसान कहाँ से आते। क्यों लोगों को इतनी इतनी दूर की बातें याद रहती हैं जिनका किसी से कोई वास्ता नहीं होता। ऐसी ही पुनर्जन्म की कहानी जिसमें एक 2 साल का बच्चा कहता है, मेरी दोनों पत्नियां मेरा इंतजार कर रही होंगी, मेरे 8 बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे उनकी शादी करनी है, तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों रोक कर रखा है। उसकी माँ चिंता से रोने लगती है। अड़ोस पड़ोस में बुजुर्ग लोगों से, महिलाएं जो होती हैं उन सभी से पूछती है, क्योंकि ये सन 73 की बात है और सन 73 से सन 76 में, यानी कि 1976 में उसका जन्म होता है। और उस जन्म के 2 साल बाद और यानी कि 1978 में ये घटना घटी जाती है। और उस समय आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय लोगों के पास ना टीवी हुआ करते थे, ना ही कोई ऐसा संसाधन था जिससे वो जान सकें। जिस किसी के साथ ऐसा होता, वो यही समझता कि हो सकता है ये सिर्फ मेरे परिवार में हो रहा है। वैसा ही वो बुजुर्ग महिला जिसको वो बेटा बड़ी मिन्नतों से मिला था, उसका बेटा जब ऐसे कहता है तो वो रो रो कर पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देती है। वो कहती है, मेरा बेटा कैसी बातें करता है, ये सिर्फ 2 साल का है और ये अपनी 2 पत्नियों का जिक्र करता है, ये अपने बच्चों का जिक्र करता है। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना को, कैसे ये घटित हुई, किस नाम का वो व्यक्ति था, किस जगह की ये घटना है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरुआत होती है रघुनाथ नाम के एक बच्चे से, जिसकी उम्र महज 2 साल है। 1976 में जिसका जन्म है और ये जो बातें कर रहा है 1978 में बातें कर रहा है। इसके गांव का नाम सौंदरा है। सौंदरा गांव में इसका जन्म हुआ है। परिवार बहुत अच्छा है, खेत बहुत ज्यादा है, भूमि बहुत है। लेकिन उस समय चाहे किसी के पास कितने भी खेत हुआ करते, घमंड लोगों में नहीं हुआ करता था। सब एक बराबर अपने आप को समझा करते थे। वैसा ही वो दौर था अब जब घर में बेटा होता है, क्योंकि जिसको ये पैदा होता है जो माँ, करीबन वो उस समय के दौर में 48 साल की उम्र में उस बच्चे को जन्म देती है। अब के समय में अगर आप लगाते हैं तो 65, 68, 70 साल तक लोग जी पा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो वो कितनी उम्र उनकी थी। अब वहां पर जब बेटा होता है तो उस घर में मंगल गीत गाए जाते हैं, बहुत खुशी मनाई जाती है कि हमारे घर का भी चिराग आ गया है। इकलौता बेटा होता है, ना ही कोई बेटी है ना ही कोई और बेटा है, सिर्फ एक ही बेटा है। बड़े खुश होकर रघु यानी कि रघुवीर भगवान राम को साक्षी मानकर उसका नाम रघुनाथ रखा जाता है। रघुनाथ पूरा गांव रघु रघु उसे कहा करता। पूरा गांव बहुत खुश था, क्योंकि गांव में आज भी लोग मिलजुल कर रहते हैं, आज भी एक दूसरे का भला चाहते हैं। शहरों में तो कोई किसी को देखता तक नहीं, अपनी गली को छोड़कर, अपनी कॉलोनी को छोड़कर दूसरी कॉलोनी में नहीं पता होता क्या हो रहा है। लेकिन गांव में कहीं किसी को कोई चोट भी लगती है तो पूरे गांव में पता चल जाता है। वैसा ही वो माहौल था। अब उस बच्चे को सब जानते थे, क्योंकि जब उस बच्चे के नामकरण पर खाना खिलाया था, भोज कराया था, तो पूरे गांव को भोग कराया गया था, उन्हें सभी को खाना खिलाया गया था। सब जानते हैं, सब उस बच्चे को आशीर्वाद देकर जाते हैं। और अब वो बच्चा 2 साल का हो जाता है। जैसे ही वो बोलना चलना फिरना सीखता है, तो वो अपने कुछ कपड़े लेकर नदी पार करने के लिए काशी नदी के पास जाने लगता है। जो कोसी नदी है वो उस कहता है कि उसकी परली पार मेरा गांव है, वही मेरी पत्नी है, वही मेरे माता पिता हैं, वही मेरी बच्ची है और वही मेरे और बेटे हैं। दरअसल वो बताता था, मेरे करीबन 9 से 10 बच्चे हैं। पिछले जन्म में उसके 9 से 10 बच्चे थे। 2 पत्नियां थी, 2 पत्नियों से 5-5 रहे होंगे या 4 या 5 रहे होंगे। और वो उन छोटे छोटे से थैले में उन कपड़ों को लेकर जब जा रहा था, तो उसकी माँ को पता चल जाता है, क्योंकि वो शाम का वक्त था, करीबन 4 बजे का, जिस समय अमूमन बच्चे जो हैं वो खेलते हैं इधर उधर दोस्तों के साथ, गलियों में गलियारों में खेलते हैं, चौपालों पर खेलते हैं। लेकिन वो बच्चा तैयार होकर चल देता है। जब उससे कोई रास्ते वाला पूछता है कि अरे बेटा रघु कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है, मुझे रघु मत कहो, मेरा नाम चीता है, चीता अहमद मेरा नाम है।
और मुझे अपने गाँव जाना है। वो अपने गाँव का नाम बताता है केसपुरा। केसपुरा गाँव जो कि कोसी नदी के पार था, यानी कि इस तरफ एक नदी है और एक एक तरफ सीधी तरफ उसका खुद का गाँव था जिसमें उसने जन्म लिया था, और दाहिनी तरफ यानी उल्टी तरफ एक दूसरा गाँव है जिस गाँव का नाम था केसपुरा। वो कहता है मुझे वहाँ जाना है, वहाँ मेरा परिवार है। अब उस समय तो वो बुजुर्ग उसे घर ले आता है और कहता है कि हम सब चलेंगे तुम्हारे गाँव, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चों को देखने के लिए। अभी तुम घर चलो। बच्चा था, उनकी बातों में आ जाता है और सुनकर उनकी बातें घर आता है। लेकिन घर आके जब वो उसे छोड़कर जाते हैं, वो बच्चा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है। माँ को जैसे ही ये बातें पता चलती है कि मेरा बेटा जा रहा था और वो पड़ोसी जो हैं वो लेकर आए हैं, तो इस बात से माँ बहुत दुखी और बहुत हताश हो जाती है। अब पूरी रात भर जाग कर वो अपने बेटे का पहरा देती है। उसे ऐसा लगता है कहीं मेरा बेटा चला ना जाए। अब इस चिंता को उसका पति देखता है, पति समझ जाता है उसकी चिंता जायज़ है। वो अपनी पत्नी को समझाता है कि मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा, और अगर ऐसी ही बात है तो मैं इसे खुद लेकर जाऊँगा उस गाँव में और वहाँ सब कुछ दिखा कर लाऊँगा। और वैसे भी जो जन्म जहाँ लेता है उसका वही घर होता है। वो लोग भी इस बात को समझते होंगे, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। एक पति जब अपनी पत्नी को ये बात समझाता है, तो जब वो लोग बातें कर रहे थे, रात के करीबन 11 बज रहे होंगे, उस समय घड़ी नहीं हुआ करती थी। चंद्रमा की जो परछाई चलती है, जब चंद्रमा का पता लगता है अब इस दिशा में है, अब यहाँ आ गया, तो उसी हिसाब से वो लोग टाइम का अंदाज़ा लगाया करते थे। अब जो बुज़ुर्ग हैं, यानी कि उसके सास-ससुर, यानी उस बच्चे के दादा-दादी हैं, वो भी इस बात को सुनते हैं, क्योंकि सभी आँगन में ही लेटे रहा करते। एक घर में मोस्टली 2 आँगन हुआ करते, अंदर का जो आँगन है उसमें महिलाएँ लौटा करती और बाहर जो आँगन होता, उस पर घर के जो बुज़ुर्ग हैं, जेंट्स हैं, वो सभी लेटा करते। अब उन्हें जब ये बात सुनती है, कानों में जब आवाज़ पड़ती है, क्योंकि रात के अंधेरे में जब रात का सन्नाटा होता है, तो घड़ी की आवाज़ हमें खट-खट की सुनती है। तो जब कोई बात करेगा तो नॉर्मल सी बात है, पता लग जाता है। दोनों बुज़ुर्ग अंदर जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ? तो वो दिन की सारी घटना को उन्हें बताते हैं। वो भी कहते हैं कि हाँ, हमें भी बताया था, लेकिन हम सोच रहे थे वैसे ही मज़ाक कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही चिंता की बात है। अपने बेटे को पिता समझाता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, सुबह ही हम अपने पोते को लेकर उस जगह पर जाएँगे, जहाँ पर उसका पहला जन्म वो बताता है। अब एक पिता अपने बेटे को समझाता है, बेटे को भी राहत की साँस आती है और अब वह सभी लोग सो जाते हैं। सुबह उठते ही उस बच्चे से कहते हैं कि रघु जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे गाँव लेकर जाएँगे, तुम्हें तुम्हारी पत्नियों से मिलाएँगे। इस बात पर वो बच्चा झूमने लगता है। वो जल्दी-जल्दी दूध पीता है, दलिया खाता है, उस समय पर ऐसा ही खाना बना करता और अपने दोस्तों से कहने लगता है, अब मैं जाऊँगा, अपनी पत्नी को मिलूँगा, अपने बच्चों को मिलूँगा, उनकी शादी कराऊँगा। 2 साल के बच्चे को नहीं अंदाज़ा होता क्या शादी होती है, क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन रघु को सारी बातें ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी 30-35 साल का व्यक्ति है। उनकी बातों को सुनकर सब आश्चर्यचकित थे। तभी गांव में से करीबन 10 लोग इकट्ठा होते हैं और वो पैदल पैदल ही उस नदी पर एक पुल बना हुआ था, उस पुल को पार करते हैं और उस बच्चे को कंधों पर बिठाकर उसका पिता लेकर जाता है। वो बुजुर्ग भी और वो सभी वहां पर जाते हैं और फिर थोड़ी दूर से तांगे उस समय पर चला करते और उस तांगे में बैठकर 2 तांगे वो लेते हैं और वो उस गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस गाँव में एंट्री करते हैं, तो ये जो रघु नाम का बच्चा है, ये कहने लगता है, "चलो जल्दी, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। बहुत भरा-पूरा परिवार है, बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं।" और ऐसी बातें करने लगता है, रास्ते में बताता है, "ये देखो, ये वो भैंसों को नहलाने वाली पोखर है। अब अब तो उसे तालाब कहेंगे, यहाँ पर हम अपनी भैंसों को नहलाते थे। ये हमारे खेत हैं, रास्ते में ही उनके खेत पड़ते थे।" और ऐसे ही बात करते-करते वो अंदर की तरफ चल देता है। बच्चा आगे-आगे, घर बाकी सब लोग पीछे-पीछे, पैदल-पैदल अब वो पहुँच जाते हैं। बहुत ही आलीशान घर था जिसमें बहुत सारे लोग थे। 2 महिलाएँ थीं और 2 महिलाएँ बुज़ुर्ग महिलाएँ थीं और 2 जवान महिलाएँ थीं और उनके बहुत सारे बच्चे थे। क्योंकि अब वो बच्चा 2 साल का हो चुका था, 3 साल पहले वो इस दुनिया से गया था, 5 साल गुज़र चुके थे, 5 साल में लोगों में बहुत कम फ़र्क आता है। उसकी पत्नियाँ दोनों जवान थीं और जो उसकी माँ और मासी थी, वो बुज़ुर्ग थी, वो पहले भी बुज़ुर्ग थी और घर में 3 बुज़ुर्ग थे, एक उसका पिता था और एक उसका चाचा था छोटा जिसकी मौसी के साथ शादी हुई थी और एक और सबसे छोटा चाचा था
जो कि बुजुर्ग हो गया था, उसकी शादी नहीं हुई थी। 3 लोग घर में थे, बुजुर्ग थे और 2 उनकी पत्नियां थी और उसका कोई भी भाई नहीं था। वो अकेला था। वो इस दुनिया से जब चला गया तो परिवार पूरे घर को मिलजुल कर ही संभाल रहा था। सारे बच्चे, 10 के 10 बच्चे खेल कूद रहे थे आंगन में। वो महिलाएं अपने अपने काम में लगी हुई थी। एक महिला भैंसों का चारा डाल रही थी तो एक महिला हाथ की जो चक्की होती है उससे आटा पीस रही थी, क्योंकि सुबह वो चलते हैं और शाम तक उन्हें शाम हो जाती है। करीबन 3 बजे का वक्त होता है। 3 बजे सभी अपने कामों में गांव में लग जाते हैं। वैसे ही ये परिवार लगा हुआ था। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैठक पर बैठे हुए थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और जो एक बुजुर्ग था वो खेतों की तरफ जा रहा था। ये सारा मंजर देखकर वो छोटा सा बच्चा रघुनाथ कहता है कि बाबा, आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि सबसे पहले उसके सबसे छोटा जो चाचा है वो मिलता है। पहले ज्यादातर बुजुर्गों को बाबा बोला करते। वो कहता है कि बाबा, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका चीता अहमद। वो कहता है कि चीता अहमद को तो बेटा गए हुए 5 वर्ष हो चुके हैं, तुम कहाँ से आ सकते हो, वो कहाँ से आ सकता है, क्यों मेरा मजाक बना रहे हो, क्यों मुझे बुद्धू बना रहे हो। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं बुद्धू नहीं बना रहा, आपको मेरा विश्वास नहीं हो रहा। आपको पता है, जब मैं बाजार की तरफ जा रहा था तो सड़क पर जब मैं जा रहा था तो वहां पर 2 बैल बहुत जोर से लड़ते हैं। मैं उन्हें बचाने की, एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उनमें से एक बैल मुझ पर ही हमला कर देता है और उस हमले की वजह से मेरे पेट में वो सींग से इतना तेज वार करता है कि मेरे पेट में से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। और उसके बाद बहुत समय बाद आप लोग वहां पहुंचते हैं। मैंने ये सब कुछ देखा था। उसके बाद मुझे वैद्य जी को दिखाया जाता है तो वैद्य जी कहते हैं कि अब इसमें खून नहीं बचा और मेरी सांसें थम चुकी थी, लेकिन ये सब कुछ मैं देख रहा था, महसूस कर रहा था। जैसे ही एक 2 साल का बच्चा ये मंजर बताता है, उस पितवा को विश्वास हो जाता है। वो उसे झट से गले लगा लेता है। जब वो ये बातें दरवाजे पर अपने छोटे चाचा से कर रहा था तो अंदर से उसके दोनों जो मौसा लगते यानी चाचा लगते हैं, मझले चाचा और उसके पिताजी, वो सुन रहे थे। उसकी माँ और उसकी जो मौसी थी वो भी सुन रही थी। तो वो सब सुनकर उन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन सबको वो मंजर याद आ जाता है। सब बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी उस बच्चे को अंदर बुलाया जाता है। फिर उसके साथ बहुत सारी बातें उससे पूछी जाती हैं। फिर उससे बोला जाता है कि अच्छा, तुम ये बात कहते हो तो क्या तुम्हें पता है तुम्हारे परिवार में कितने लोग थे। तो वो बताता है, मेरे 3 बेटियां थी और 7 मेरे बेटे थे। मेरी 2 पत्नियां हैं, दोनों को मैं बहुत प्यार किया करता था। जब पहली पत्नी से बच्चे नहीं हुए तो मैंने दूसरी शादी की थी। भगवान का कर्म ऐसा हुआ, जैसे ही मेरी दूसरी शादी होती है तो मेरी दोनों पत्नियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और दोनों पत्नियों को 7-7 बच्चे होते हैं और इस तरीके से मेरा पूरा परिवार भरा पूरा हो जाता है। अब माता पिता और पत्नियां ये बात सुनकर चौंक जाती हैं, क्योंकि ये सारी बातें उन सबको ही पता थी। क्योंकि जो इस दूसरी शादी की गई थी वो बहुत गुपचुप तरीके से की गई थी, क्योंकि माना जाता है जब किसी लड़के को यानी किसी पुरुष को बच्चे नहीं होते हैं तो बहुत सारे आरोप पहले समय में लगाए जाते थे। इन आरोपों से बचने के लिए उसकी माँ ने कहा था कि ये जो लड़की है ये अनाथ है, इसकी शादी मैं अपने बेटे से इसे सहारा देने के लिए कर रही हूँ। ये बात हुई थी और ये बात सिर्फ उस पति पत्नी को या फिर उनकी माँ को पता थी, यहाँ तक कि उसके घर वाले यानी बुजुर्ग लोगों को भी नहीं पता थी। अब इस बात को सुनकर माँ को भी विश्वास हो जाता है और माँ झट से गले लगा लेती है, मौसी भी झट से गले लगा लेती है। पूरा परिवार खुश हो जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, यानी कि रात हो जाती है। रात के समय वो सब वहीं पर डटते हैं और पूरी रात वो सारी बातें बताता है। अपनी दोनों पत्नियों से पूछता है कि तुम लोग खुश तो हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं। मैंने बहुत कोशिश की वापस आने की, लेकिन मैं वापस नहीं आ पाया, इसीलिए मैं अब आया हूँ। अब तुम्हें कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। एक 2 साल का बच्चा और एक करीबन 30-35 साल की महिलाओं से ये वादे कर रहा है बहुत आश्चर्य की बात है। लेकिन वो सभी गांव के लोग, उसके माता पिता सभी सुन रहे थे। रात गुजर जाती है, सुबह होती है। वो लड़का वहीं पर रुकने की जिद करता है, लेकिन वो बुजुर्ग लोग उसे समझाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम आते जाते रहना, धीरे धीरे सृष्टि चल रही है और हम धीरे धीरे इतना कोशिश करते हैं कि हम अपनी जो हमारी कमाई है, खेतों का काम है, उसे भी करते हैं। जो तुम्हारी पत्नियां हैं वो बहुत मेहनत करती हैं,
वो सारे काम को करती हैं, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त उसे वहाँ से भेज दिया जाता है, लेकिन बाद में उन दोनों परिवारों के बहुत अच्छे ताल्लुकात बनते हैं। वो महिलाएँ जब बुज़ुर्ग होती हैं, तब तक वो उनसे मिलने आता है, तब तक उन बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाता है। धीरे-धीरे वो बड़ा होता है, उसके बच्चे जो हैं वो उससे भी बड़े थे, वो सभी बड़े हो चुके थे, लेकिन वो जैसे-जैसे बड़ा हो रहा था, वो बहुत सारी बातें अपने बच्चों के साथ शेयर किया करता था। और जब भी एक पिता की ज़रूरत होती, वो वहाँ पर आया करता, क्योंकि एक नदी पार करके ही उसका गाँव था। ये बात उन दोनों गाँव में बहुत चर्चित थी और उन दोनों गाँव से बहुत गाँव में फैली, क्योंकि पहले बातों को फैलने में टाइम लगता था। आज की तरह नहीं है, जैसे व्हाट्सएप पर फैलती हैं, इंस्टा पर फैलती हैं, फेसबुक पर फैलती हैं, ऐसा पहला दौर नहीं था। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन एक पुनर्जन्म को वाक़ई में ये बताती है हमें कि वाक़ई में पुनर्जन्म होता है। आपको कहानी जैसी भी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। और अब वक्त आता है उन लोगों का, जो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।